गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर दिशा 2020 का चैप्टर नंबर 3। उसका टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, अधिगम प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका क्या होती है, ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और उपलब्धि अभिप्रेरणा से रिलेटेड, इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वह आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है, चाहे वह फर्स्ट की तैयारी कर रहा हो लेवल की या सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि साइकोलॉजी में से रीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये वीडियो आज हम इस वीडियो में आज सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले के जो टॉपिक थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, वह हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। तो जिसने भी पिछले वीडियो ना देखे हैं तो वह पिछले वीडियो जाकर देख ले, हमारे चैनल पे जाकर देख ले, सारे के सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? मोटिवेशन होता है। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की धातु मोटम से हुई है, जिसका अर्थ कोई क्रिया करना। क्या होता है इसका अर्थ? कोई क्रिया करना। सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। किसी बालक को अपनी पूरी क्षमता व योग्यता के साथ कार्य करने के लिए उकसाना ही अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? तो किसके अनुसार है? ये स्किनर के अनुसार। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था मैकडूगल का कथन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये बना है मोवेरे से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित कर रखने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैविकीय आधार नहीं है? कौन सा जैविकीय आधार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संबंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो कौन सा है? भूख है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? अभिप्रेरक नहीं है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निंद्रा, आकांक्षा, प्यास और भूख। तो कौन सी नहीं है? आकांक्षा जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक का है। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तो इसमें आ जाएंगे पुरस्कार भी आ जाएगा और रुचि भी आ जाएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगी प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? भूख तो है, प्यास भी है, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, नींद तो है। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उपलब्धि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुमान अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है। अभी व्याख्या देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं। अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता होती है, चालक होती है, और लक्ष्य, उद्दीपन या प्रोत्साहन। ये तीनों क्या होते हैं? अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा। क्या? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है। ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की? तो कौन कौन थे? वो थे मेस्लो व रोजर्स ने। साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्वक अनुगमन निम्नलिखित में से किस आवश्यकता से अभी प्रेरित होता है? तो किस आवश्यकता से अभी प्रेरित होता है? ये होता है उपलब्धि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होता है? शीघ्र सीखता है। अगला क्वेश्चन है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है तो प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित आ जाएंगी? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं और प्रबल प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत का के प्रदाता है। तो इसके प्रदाता कौन है? तो हेल इसके प्रदाता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने की प्रभावशाली घटक है। तो कौन सा घटक है? सशक्त अभिप्रेरणा सीखने के प्रभावशाली घटक। तो इसमें आ जाएगा शीघ्र सीखना होता है। अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम का चयन कीजिए। अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही चयन कीजिए। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और पुरस्कार। अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा परक सेट का कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही होगा इसमें? तो इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले व्याख्या देखते हैं इसकी। चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र में क्या क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा चक्र सबसे पहले आवश्यकता, चालक, लक्ष्य, ये आ जाएंगे इसमें। अचक्रीय संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा के चक्र 4 चरण के होते हैं। चक्रीय के कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। जबकि अचक्रीय संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चरण के 4 चरण होते हैं। आवश्यकता, चालक, लक्ष्य और संज्ञान। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो कौन सा है? तो मेस्लो के अनुसार कौन सा आ जाएगा? जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक। कौन सा है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रेरक दोनों है। मेस्लो के अनुसार भी है और गेरेट के अनुसार भी है। गेरेट के अनुसार कौन सा है? जैविक, दैहिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें मेस्लो और गेरेट्स दोनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है? तो कौन से के द्वारा किया गया है? गेरेट के द्वारा। तो गेरेट के द्वारा किया गया है दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में देखा गया? तो किस विकल्प में देखा गया है? जन्मजात एवं अर्जित दूसरे विकल्प में देखा गया। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? कौन सा नहीं है? दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए अध्यापक को? इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। अधिगम सर्वोत्तम होता है जब क्या होता है? अभिप्रेरणा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कारण अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें ए व आर दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य प्रेरक है? कौन सा कथन बाह्य प्रेरक है? तो कौन सा कथन आ जाएगा?
तो इसमें आ जाएगा दौड़ में भाग लेना, ये क्या है, बाह्य प्रेरक है। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है, तो कौन सी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारी की सारी जरूरी है। निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, कौन सा आ जाएगा, ये बताना है कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने से आपको आनंद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है वह ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वह ये वीडियो देखना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो कौन सा है, शीघ्र सीखता है। अभिप्रेरणा से क्या होता है, शीघ्र सीखता है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था, तो किसने दिया था, मास्लो ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवश्यकताओं पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो की आवश्यकताओं सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, आध्यात्मिक आवश्यकताओं को छोड़कर। मैस्लो के सिद्धांत में अधिक अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, तो कौन सी आवश्यकता है, आत्मा सिद्धि। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसी निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, प्रेरक ही इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो किसने दिया था, ये गेट्स एवं अन्य ने ये दिया था। आगे चलते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रेरक कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, किस कथन से सहमत होना चाहिए, तो उसे होना चाहिए बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो किससे वर्णित होती है, ये होती है ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा और भावनात्मक जागृति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरणा में किन लोगों ने काम किया, किन लोगों ने किया, मैक्सीलैंड व एंटेकिंसन ने किया था। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु किया जा सकता है। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो किस प्रकार का है, सामाजिक अभिप्रेरक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर में प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है, कौन सा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है, कौन सा है, व्यवहार में दिशा अभिप्रेरणा का व्यवहार है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, मैक्लीलैंड ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो कौन सा है सबसे अच्छा उदाहरण, तो इसमें आ जाएगा ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है, तो कौन सा है, विश्राम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है, तुष्टि नहीं है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, उपलब्धि उसका मूल तत्व नहीं है। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है जो लैटिन के किस शब्द से बना है, तो किस शब्द से बना है, इमोर से बना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है वह भाग जाता है इसलिए डर जाता है, ये कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है, तो ये जेम्स लेंगे सिद्धांत की ओर इशारा करता है। पॉलीग्राफी उपकरण का उपयोग किया जाता है
इसके लिए किया जाता है झूठ को पहचानने के लिए पॉलीग्राम उपकरण का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भाग है? बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद से अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बाह्य प्रेरणा देना। सकारात्मकता और नकारात्मकता उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करता है? तो कौन सा करता है? व्यवहार। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के अंतर्गत। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक श्रेणी से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा क्या है? छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो क्या हो सकता है? एक बिस्किट। एक नकारात्मक पुनर्बलन है। एक नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? तो किसमें होता है? 4:1 शेड्यूल में सबसे कम पूर्वानुमेय होता है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है। अगला क्वेश्चन, एक द्वितीयक पुनर्बलन जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलन के साथ किया गया हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है? सामान्यीकृत पुनर्बलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? दंड इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यवहार में विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती है? तो किसमें होती है? तो ये होती है विच्छिन्न पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें आ जाएगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। क्या आ जाएगा इसमें? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हमने अभिप्रेरणा से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभिप्रेरणा से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।